नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। हमारे पूर्व के जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हुए, यानी कि आज मैं आपको मकर लगन के कुंडली में योग कारक ग्रह, मारक ग्रह और साथ ही साथ जो इष्ट देवता है वो कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो राशियां होती है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सी राशि क्या है और कैसे है। तो एक बार मैं बताऊंगा कि कौन सी राशि है और राशि के कौन कौन से स्वामी होते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि जहाँ 1 नंबर लिखा रहता है वो मेष राशि होती है, उसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। जहाँ पे 2 नंबर होते हैं वो वृषभ राशि होती है, स्वामी शुक्रदेव होते हैं। जहाँ पे 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि होती है, स्वामी बुध देव होते हैं। जहाँ पे 4 नंबर लिखा है कर्क राशि होती है, स्वामी चंद्रदेव होते हैं। जहाँ पे 5 नंबर लिखा हो सिंह राशि होती है, स्वामी सूर्यदेव होते हैं। जहाँ पे 6 नंबर लिखा हो कन्या राशि होती है, स्वामी बुध देव होते हैं। जहाँ पे 7 नंबर लिखा हो तुला राशि होती है, स्वामी शुक्रदेव होते हैं। जहाँ पे 8 नंबर लिखा हो वो वृश्चिक राशि होती है, स्वामी मंगलदेव होते हैं। जहाँ पे 9 नंबर लिखा है वो धनु राशि होती है, स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जहाँ 10 नंबर लिखा हो मकर राशि, स्वामी शनिदेव। और जहाँ पे 11 नंबर लिखा रहता है वो कुंभ राशि, स्वामी शनिदेव। जहाँ पे 12 नंबर वो मीन राशि, स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। मित्र और शत्रु को भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो मैंने एक छोटी सी तालिका बना के आपको बता रखी है कि 2 वर्गों में हमने यहाँ पे बांटा हुआ है। कौन कौन से? तो देव वर्ग और राक्षस वर्ग। तो देव वर्ग में कौन कौन? तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये देव वर्ग में आते हैं। और साथ ही साथ जो है वो शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये जो है राक्षस वर्ग में आते हैं। लेकिन बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो मैं आपको बताया हूं कि बुध कौन? तो बुध कुमार। तो कुमार और सूर्य कौन? तो पिता। और देवगुरु बृहस्पति कौन? तो गुरु। तो बुध का जो है वो सूर्य के साथ में मित्रता है और बृहस्पति के साथ ये समभावस्थ हैं। लेकिन चंद्रमा और मंगल के साथ जो इनकी शत्रुता है, ये शत्रुता का भाव निभाते हैं। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी ग्रह के साथ भी शत्रु भाव नहीं रखते हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी मकर लगन की कुंडली है? तो आइए बता दूं मैं आपको कि जहां पे ये 10 नंबर यहां पे लिखा हो, ये केंद्र भाव होता है। कौन कौन से केंद्र भाव होता है? ये और ये। इसको हम कहते हैं 1, 4, 7 और 10। लेकिन यहाँ पे चाहे जो भी राशि लिखी हो, लेकिन 1 नंबर सदैव जो पहला घर है जो वो 1 नंबर घर ही माना जाता है। तो यहाँ पे लग्न में जहां पे आपके 10 नंबर लिखा हो तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली जो है वो मकर लगन की कुंडली बनती है। मकर लगन का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो मगरमच्छ। तो मगरमच्छ कैसा? तो पानी में मगरमच्छ जो है वो घात लगा करके बैठा रहता है और अपने शिकार का इंतजार करता रहता है। और जैसे ही कोई जानवर नदी के तट पे पानी पीने आता है, बहुत फुर्ती के साथ पकड़ के उस जानवर को पानी में खींच लेता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जिंदगी में अचानक एक ऐसी उछाल मारते हैं कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है और सोचने पे विवश हो जाती है कि आखिर में इस व्यक्ति ने कैसे कर लिया ये। तो बड़ा ही अच्छा लगन है। और जो है ये जो लगन है इसके स्वामी होते हैं कौन? तो शनिदेव। तो यहाँ पे लगन के स्वामी शनिदेव होने की वजह से शनिदेव जो इस कुंडली में योग कारक होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे द्वितीय भाव यानी कि 10 नंबर 11 नंबर, देखिए 10 और 11 दोनों के मालिक कौन? तो शनिदेव। तो शनिदेव ने यहाँ पे अपने आप को लगन का भाव यानी कि आपकी पर्सनालिटी का, आपके रहन सहन का, आपके जो बोलने चालने की तरीके का, कुटुंब का, धन का, इन सब का भाव शनिदेव ने खुद को दिया। तो महत्वपूर्ण भाव दिया। तो यहाँ पे शनिदेव अत्यंत योग कारक ग्रह है। तो मैंने शनिदेव को यहाँ पे योग कारक में दिखाया है। अब आइए चलते हैं दूसरे योग कारक ग्रह की तरफ। तो यहाँ पे कुंडली के पंचम भाव मैंने आपको बोला है कि त्रिकोण, लग्न को भी त्रिकोण माना जाता है। तो ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो ये और ये भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे पंचम भाव के मालिक बनते हैं शुक्रदेव और 10वें भाव के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। तो मैंने आपको जब उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था क्या? तो शनि कौन? तो शनि दास। और शुक्र कौन? तो भोग। तो दास को भोग सदैव पसंद है। तो इस कुंडली में, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि प्रत्येक लग्न की कुंडली में एक ग्रह जो होता है उस कुंडली की चाबी होता है, जिससे इस कुंडली के सारे तालों को हम खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है शुक्रदेव जो है वो एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी होने की वजह से
अति योग कारक ग्रह माने जाएंगे। तो शुक्र को हमने यहाँ पे योग कारक ग्रह में दिखाया है। अब वहीं पे साथ में यहाँ पे बुध देव जो है वो बुध देव छठे भाव और एक भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी कि त्रिकोण के भाव के स्वामी हैं। तो मैंने आपको बताया है कि त्रिकोण में यदि किसी ग्रह की राशि आती है और दूसरी राशि उठ के यदि खराब भाव में चली जाए, कुंडली के 6 में, 8 में, 12 में चली जाए, तब भी हम जो है उस ग्रह को उस कुंडली में योग कारक ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक राशि जैसे ही त्रिकोण में चली जाती है वो उस कुंडली में कारक हो जाता है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि बुध बीस लग्न में कैसे हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे मंगल देव के बारे में, आपको बताना चाहूंगा। तो मंगल जो इस कुंडली में है कैसे, जो एक चौथे भाव के स्वामी है। चौथा भाव किसका? भूमि का, वाहन का, मकान का, मां का, और साथ ही साथ आपके जो स्वदेश का स्थान है वो, तो वहां से हम स्वदेश देखते हैं। तो हमारे कुंडली में जो चौथा भाव है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे शनि देव ने मंगल देव को एक चौथे भाव का स्वामी और दूसरा एकादश भाव, जहां से हम इच्छा पूर्ति को देखते हैं, जहां से हम सोर्सेस ऑफ इनकम को देखते हैं, आय का भाव है। तो ये दोनों भाव जो है कहीं ना कहीं अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मंगल देव इस कुंडली में कैसे हो गए? तो समग्रह हो गए। इनका प्लेसमेंट जैसा होगा, ये जहां बैठेंगे, जिस प्रकार से बैठेंगे, जिन ग्रहों के साथ बैठेंगे, वैसा ही फल देंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, एक बात मुझे याद आ गया कि यदि कुंडली में कोई ग्रह यदि अकारक भी है, मारक भी है, लेकिन यदि उसकी स्थिति बहुत अच्छी है तो अच्छा फल ही प्रदान करता है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक दर्शक हैं तिवारी जी, वो उनके कुंडली तुला लग्न की है और उनके कुंडली में जो मंगल है, तो तुला लग्न कुंडली में मंगल जो है द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, अकारक होते हैं, लेकिन बैठे हैं कहाँ पे? तो चौथे भाव में, और चौथे भाव में 10 नंबर की राशि पड़ती है। मंगल वहां पे उच्च के हैं। तो उनसे मैंने एक दिन बात किया तो उन्होंने बताया कि मंगल की दशा उतनी खराब नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि वो उपाय कर रहे हैं। ज्योतिष संपूर्ण रूप से जो है उपायों पे ही निर्भर है। तो ये आपको प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे जो मंगल है, तो मंगल की हम स्थिति को देखेंगे, मंगल कहाँ बैठे हैं। मंगल मान लीजिए लग्न में जाके बैठ गए तो उच्च के हो गए, आप प्रभाव श्रेष्ठ देंगे आपको। तो ग्रहों की बारे में आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए कि किस स्थिति में बैठे हैं, उन स्थितियों को देख करके आप विवेचना कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पे तृतीय भाव, यानी कि पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, मेहनत का भाव, परिश्रम का भाव, और दूसरा कुंडली के 12वें हॉस्पिटल का खर्चा, जेल की यात्रा और साथ ही साथ खर्चों का भाव बृहस्पति देव को यहाँ पे शनिदेव ने प्रदान किया। तो दो खराब भावों को मिलने की वजह से देवगुरु बृहस्पति जो इस कुंडली में कैसे हो गए? अकारक या मारक हो गए। वहीं यदि मैं चंद्रदेव की बात कर लूं तो कुंडली के सप्तम भाव ये जो है, यहाँ के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। तो चंद्रमा कैसे? तो चंद्रमा जो है 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं। तो मैंने देखा है कि इस लगन की कुंडली के जातक की जो पति या पत्नी होती है ना, उनका स्वभाव जो है ना थोड़ा मूडी टाइप के होते हैं, अप एंड डाउन होता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सप्तम भाव जो है मारक भाव है, ये आपको पता है। तो सप्तम भाव मारक होने की वजह से जो है चंद्रदेव जो है इस कुंडली में कैसे हो जाते हैं? तो अकारक होता है। इसलिए चंद्रमा को हमने यहाँ पे अकारक में दिखाया है। अब सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य देव की राशि पड़ती है। अब सूर्य जो है, अब सूर्य क्या है? तो आत्मा, और अष्टम भाव क्या है? तो मृत्यु स्थान है। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो बहुत सारे मुनियों का मत है कि जो सूर्य है इस कुंडली में कैसे हैं? तो समभावस्थ हैं। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है कि अष्टम भाव में सूर्य देव की राशि होने की वजह से सूर्य की महादशा में जातकों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, और किया है व्यक्ति ने। तो हालांकि सूर्य मैंने देखा है कि उनके कुंडली में तो लग्न में बैठे हैं जाकर के, फिर भी उस व्यक्ति ने स्ट्रगल लाइफ में किया है। सरकारी नौकरी में होते हुए व्यक्ति काफी परेशान रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य की महादशा में जो है तकलीफों का, समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ता है। और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति की कुंडली को अच्छे से अध्ययन करने के पश्चात मैंने ये देखा है। तो इसीलिए मैंने सूर्य को इस कुंडली में मारक यानी अकारक दिखाया है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में
लग्न के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, या यहाँ पे कुंडली में पंचम और सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि अत्यंत योग कारक हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश वो कुंडली के छठे में या अष्टम में या 12वें घर में जाकर के बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 में जाते हैं या नीच के होकर बैठ गए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि अकारक हो जाएंगे आपके लिए या मारक हो जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, शुक्र के लिए ये जो है शब्द लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि छठे भाव में भी यदि शुक्र बैठते हैं या 12वें भाव में कुंडली के बैठते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 12वें घर में मीन राशि होती है काल पुरुष के कुंडली में। जो 12वां भाव है वो भोग का भाव है, वो हमारे बेडरूम का भाव है, वो हमारे जो सैया भाव उसको बोलते हैं। तो वहां पे शुक्र भोग हैं और 12वां भाव भोग के हो जाने के कारण से शुक्र वहां बैठ करके नुकसान बहुत कम देते हैं, फायदा ज्यादा देते हैं। छठे भाव में बैठ के वो 12वें भाव को देखेंगे तब भी कहीं ना कहीं अच्छा ही फल देंगे आपको। एक और बात बता दूं, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति जो है वो अति शुभ ग्रह हैं। तो यदि मैंने देखा यहाँ पे कि शुक्र ये कुंडली के छठे भाव में, यहाँ 12वें, क्षमा कीजिए 9वें भाव में यदि बैठ जाए 6 नंबर की राशि में, जो उनकी नीच की राशि है, तब भी शुक्र इस कुंडली में अच्छा फल प्रदान करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन वहीं इसके अलावा यदि और कोई ग्रह है वो यदि जाके कुंडली के खराब भाव में बैठ जाए जाके, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को समस्या होती है। अब आप कहेंगे कि यदि बुध जो यहाँ के स्वामी हैं और यहाँ के भी स्वामी हैं, वो यदि आकर कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए तो वो स्वराशिगत बैठेंगे। उस स्थिति में यदि लग्नेश यदि मजबूत है, यदि शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी है और डिग्री वाइज यदि अच्छे हैं, तो आपको विपरीत राजयोग का फल निस्संदेह मिलेगा। तो यहाँ पे क्या नग पहनेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ रत्न बिल्कुल नहीं पहनेंगे। यहाँ पे आप लग्नेश को मजबूत करके और बुद्ध देव के बीज मंत्रों का जाप करके और सर्वश्रेष्ठ फल ले सकते हैं। समझने की आवश्यकता है, समझिए ग्रहों की, क्योंकि ग्रहों का प्लेसमेंट ही बताएगा कि वो आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब आइए महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, इष्ट देवता। इष्ट देवता की आराधना करके आप अपने कुंडली में सारे जो ग्रह है उसका सुफल प्राप्त कर सकते हैं। तो मकर लगन के कुंडली में जो है इष्ट देवता कौन? तो माँ लक्ष्मी बनती हैं, इष्ट देवी माँ लक्ष्मी बनती हैं यहाँ पे। तो माँ लक्ष्मी की आराधना करके आप इस कुंडली को बलाबल प्रदान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आप माँ लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन जो है वो गुलाब का फूल अर्पित करें या गुलाब का इत्र अर्पित करें और साथ ही साथ जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, सफेद मिठाई चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी की आरती करें। ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसको करके आप अपने कुंडली को बलाबल प्रदान कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय कीजिए, बहुत बड़े बड़े नहीं। जो मैं बताया उपाय कीजिए और उन उपायों को करके आप अपने लगन को, आप अपनी कुंडली को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब मान लीजिए यदि उस कुंडली में यदि अकारक ग्रहों की दशा चल रही है तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, यदि अकारक ग्रहों की दशा चल रही है और आपको परेशान कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। यदि खराब भाव में बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं या यदि नीच राशिगत बैठे हैं, तो आप उनका दान कीजिए, साथ ही साथ उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए और उन ग्रहों के इष्ट देवता की आराधना कीजिए। जैसे कि चंद्रमा के इष्ट देवता कौन? तो भगवान शिव। और सूर्य की आराधना करके आप सूर्य देवता का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य की आराधना, आप सूर्य की फल प्राप्ति के लिए आप सूर्य देव की ही आराधना करें। तो इस प्रकार से आप अपने अकारक ग्रहों की दशा में उनके बीज मंत्रों का जाप करके और आप निस्संदेह अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, यकीन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।